Autoimmune diseases. Autoimmune diseases, an immune reaction to self-antigen is the cause of certain human diseases. A growing number of entities have been attributed to this process. पहले हमने देखा था कि हम लोग जो है इम्यूनोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं कि सारी पैथोलॉजी ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं. तो इम्यून सिस्टम या तो डेफिशिएंट हो सकता है या एग्जैजुरेटेड हो सकता है ना. एग्जैजुरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स में हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा था, एक बार ट्रांसप्लांटेशन ऑफ रिजेक्शन भी पढ़ा था. अब हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस पढ़ रहे हैं. तो इन सब में क्या होता है, इम्यूनिटी के फंक्शंस हमने देखे थे कि इम्यूनिटी का फंक्शन अपार्ट फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म रिकग्निशन ऑफ सेल्फ भी है ना. रिकग्निशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ. तो जब बॉडी स्टॉप्स रिकग्नाइजिंग इटसेल्फ तो इम्यून रिएक्शन होता है अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन. और बहुत सारी डिजीजेस जो है आजकल आर एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी. पहले जिनका कहते थे कि वी डोंट नो द मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिजीज, अब आजकल देयर इज अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ डिजीजेस इन विच वी से दैट द ऑटो इम्यूनिटी इज causing the disease. So autoimmunity is a state in which body's immune system fails to distinguish between self and non-self and react by formation of autoantibodies against own tissue antigens. There is loss of tolerance to one's own tissues, and autoimmunity is the opposite of immune tolerance. हम लोग का पहले एक टॉपिक कभी भी टाइम होगा तो आई टीच यू इम्यून टॉलरेंस. अभी हम लोग को असाइन नहीं है लेक्चर फॉर इम्यून टॉलरेंस. तो इम्यून टॉलरेंस जो है उसके ऑपोजिट इज द ऑटो इम्यूनिटी. Immune tolerance is a normal phenomena present since fetal life and is defined as the ability of an individual to recognize self tissues and antigens. Normally, the immune system of the body is able to distinguish self from non-self antigens. हम लोग ने जब functions of immune system देखा था तो एक function ये भी था recognition of self from non-self. Autoimmune diseases may, in many of these disorders, the proof is not definitive. Simple presence of autoreactive antibodies or T cell does not equate to autoimmune disease. For example, low affinity antibodies and T cell reactive with self antigens can be readily demonstrated in most otherwise healthy individuals. Presumably, these antibodies and T cells are not pathogenic and are of little consequence. ठीक है. तो कई बार ऑटो रिएक्टिव एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं. दो तरह की इम्यूनिटी होती है ना, ह्यूमरल और सेलुलर. तो ह्यूमरल में क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं. तो कई बार जो है नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी ऑटो रिएक्टिव एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, सेल रिएक्टिव टी सेल्स होते हैं. बट those individuals does not necessarily have an autoimmune disease. So merely presence of autoantibodies or self-reactive T cells does not imply that the individual is suffering from autoimmune disease. Types of autoimmune disease. अब हम लोग ने ऑटोइम्यून डिजीज में देखा कि जब सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाती हैं या ऑटो रिएक्टिव टी सेल होते हैं तो ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है ना. देयर इज फेलियर ऑफ टॉलरेंस होता है. ठीक है. तो अब ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज ये दो तरह की होती हैं. वन इज द ऑर्गन स्पेसिफिक और लोकलाइज्ड डिजीज एंड सेकंड इज ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक और सिस्टमिक डिजीज. ठीक है. डिजीज जो है ऑटो इम्यून डिजीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकती है. ऑटो इम्यून डिजीज जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकती है, ऑर्गन स्पेसिफिक होती है या सिस्टमिक हो सकती है.
तो जो ऑर्गन स्पेसिफिक होगी वो लोकलाइज्ड होगी, और जो नॉन स्पेसिफिक होगी जनरलाइज्ड होगी, नॉन स्पेसिफिक जो है वो सिस्टमिक होगी। So organ specific जो है autoimmune disease range from those in which specific immune response are directed against one particular organ or cell type and result in localized tissue damage. Hypersensitivity and autoimmune disease है ना, ये दोनों organ damage करते हैं, ये तुम लोग को पता है ना। They are harmful to the individual. Organ specific is Hashimoto's thyroiditis, थायराइड में होती है Hashimoto's thyroiditis, autoimmune hemolytic anemia, you know, autoimmune atrophic gastritis of pernicious anemia, multiple sclerosis, autoimmune orchitis, ये particular organ में होती है, जैसे autoimmune orchitis is in the testes only, है ना, Hashimoto's thyroiditis is in thyroid only. गुड पास्चर सिंड्रोम किडनी में होती है, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिजीज इज अगेन इन थायराइड, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो वो पर्टिकुलरली थायराइड को ही अफेक्ट करती है। सो ऑटो इम्यून डिजीज दो तरह की हो गई, एक तो ऑर्गन स्पेसिफिक हो गई, एक जनरलाइज्ड हो गई। और जो ऑर्गन स्पेसिफिक है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज होते हैं या ऑटो रिएक्टिव सेल्स होते हैं। एंड नाउ वी कम टू द अदर टाइप ऑफ डिजीज विच इज सिस्टमिक डिजीज। Systemic disease means कि multiple organs are involved, so multi-system disease characterized by lesions in many organs and associated with multiple auto-antibodies or cell-mediated reaction against numerous self-antigens। ठीक है, बहुत सारे organs को कर रहे हैं involved, तो कई तरह की antibodies form होती हैं या auto-reactive T cells होते हैं। So it's a disease which involves multiple organs. In the systemic disease, the lesion affects principally the connective tissue and the blood vessels of the various organs involved. अब कनेक्टिव टिश्यू तो सारे ऑर्गन्स में होता है, तो अगर कनेक्टिव टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं तो मल्टीपल ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, सो द डिजीज विल बी, या ब्लड वेसल्स है। आई डोंट वांट एनी नॉइज, अगर नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ा रही हूँ। So if you are not interested in studying, only came for attendance, just keep quiet and do anything you like, but don't disturb the rest of the students. ठीक है, तो आवाज मत करिए, बाकी आपको जो करना है जो करिए। आप लोग समझदार हैं, थोड़े से दिन में डॉक्टर बन जाएंगे, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। तो डू वॉट एवर यू लाइक, यू थिंक आपके जो फेवर में है, do that, but don't disturb others. So we are discussing systemic autoimmune disease or systemic disease में the lesions affect principally the connective tissue and blood vessels of various organs involved. The disease often referred to as collagen vascular or connective tissue disorders. The example of systemic disease is सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसे हम SLE कहते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोग्रेन सिंड्रोम, रीटस सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंड पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। So these are the systemic diseases, SLE or systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, Sjogren's syndrome, Reiter's syndrome, inflammatory myopathies, systemic sclerosis and polyarthritis nodosa। ये जो सब diseases हैं, इनमें multiple organs are involved, so they are called as systemic autoimmune disease। अब जो organ specific है, तो हम जनरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो organ specific उस सिस्टम के संग पढ़ लेंगे, हार्ट के संग, थायराइड के संग, डायबिटीज मेलाइटिस में, पैनक्रियास में डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ लेंगे, है ना। तो वी विल स्टडी
Today, systemic lupus erythematosus as an example of systemic autoimmune disease. ठीक है. So you know ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है जिसमें कि सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं. दे कैन बी ऑर्गन स्पेसिफिक में एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट जो है या उसके सेल्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं या सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स भी होते हैं. इम्यूनिटी दो तरह की होती है ना. आपको पता है तुम लोग को ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड और जो है सेल मीडिएटेड. तो ऑटो इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस होगी बाय द ऑटो एंटीबॉडीज और सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स. ठीक है. एंड नाउ ऑटो इम्यूनिटी जो ऑटो इम्यून डिजीज है दैट कैन बी लोकलाइज्ड पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकते हैं या सिस्टमिक हो सकते हैं. तो सिस्टमिक का एज अ प्रोटोटाइप विल टेक SLE, विल स्टडी SLE. ठीक है. अब मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस. मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज में सबसे पहले टॉलरेंस है. टॉलरेंस होती है सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट और इस सेल्फ टॉलरेंस की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस सबको नहीं होती है ना. नॉर्मल इंडिविजुअल को कोई ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि वी हैव टू मैकेनिज्म for tolerance. One is the central mechanism and the other is peripheral mechanism. Central tolerance, deletion of self-reactive lymphocytes. जो सेल्फ रिएक्टिव lymphocytes होते हैं वो they are deleted, but it's not a perfect mechanism. तो imperfect mechanism होता है पर most of the self reactive T cells जो है they are deleted. Many self antigens are not present in the thymus and hence T cells bearing receptors for such autoantigen escape into the periphery. There is similar slippage in the B cell system as well, and B cells that bear receptors for a variety of self antigens including thyroglobulin, collagen and DNA can be seen in the peripheral blood of a healthy individual. जो थाइमस में जो सेल्फ रिएक्टिव टी एंड बी सेल्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं. ठीक है. सबसे पहले थाइमस में मेच्योर होता है ना और बोन मैरो में मेच्योर होते हैं. तो जो सेंट्रल ऑर्गन्स में जो सेल्स ऑटो रिएक्टिव होते हैं दे आर डिलीटेड, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट मैकेनिज्म. और कुछ ऑटो रिएक्टिव टी और बी सेल्स होते हैं उनको जो है डील करने के लिए देयर इज पेरिफेरल टॉलरेंस. Peripheral tolerance, self-reactive T and B cells that escape negative selection can inflict tissue injury. They are deleted or muzzled in the peripheral tissue. Several backup mechanisms that silence such potentially autoreactive T cell exist. अब जो है सेंट्रल टॉलरेंस के बाद भी जो है कुछ ऑटो रिएक्टिव टी और बी सेल्स रह जाते हैं जिनको डील करने के लिए पेरिफेरल मैकेनिज्म है. और पहले हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ाते थे ये वाले टॉलरेंस मैकेनिज्म, बट अभी जो एनसीआई में असाइन लेक्चर है वो है कि जस्ट डिफाइन एंड इन्यूमरेट द ऑटोइम्यून डिजीज. सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ पेरिफेरल टॉलरेंस. If we'll have spare time, we'll go through that, but it's not assigned for today's lecture. So, central mechanism है, there's central deletion of autoreactive T and B cells, और peripheral mechanism है जो क्योंकि central mechanism perfect नहीं है तो कुछ slippage हो जाता है T autoreactive T and B cells का. उनको डील करने के लिए there are 8 mechanisms हैं which deals with the mechanism. अब जो है why autoimmune disease are produced because of failure of tolerance. Self-tolerance, failure of tolerance produces autoimmune disease. So breakdown of one or more mechanism of self-tolerance can unleash an immunological attack on tissues that lead to development of autoimmune disease. तो ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं खुद के एंटीजेंस के अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं या सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स होती हैं. ठीक है. एंड दीज ऑटोइम्यून डिजीजेस कैन बी अ लोकलाइज्ड
only for one organ or they can be systemic, है ना. Systemic में multiple organs are involved और जिसमें ऑटो रिएक्टिव एंटीबॉडीज या टी सेल्स जो हैं कोलेजन के अगेंस्ट हो सकते हैं, वेसल्स के अगेंस्ट होते हैं. और ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं, क्यों ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ टॉलरेंस. और हमने शॉर्ट में देखा टॉलरेंस जो है सेंट्रल टॉलरेंस होती है और पेरिफेरल टॉलरेंस होती है. तो फेलियर ऑफ टॉलरेंस प्रोड्यूसेस ऑटो इम्यूनिटी. ये बात समझ में आ गई सबको. तो द मैकेनिज्म ऑफ autoimmune disease is failure of tolerance, है ना. अब tolerance can be central tolerance or peripheral tolerance, है ना. central tolerance में मोटा मोटा जो है self reactive B and T cells are deleted, है ना. बट कुछ स्लिपेज होता है, कुछ ऑटो रिएक्टिव सेल्स जो है वो रह जाते हैं जिनको डील करने के लिए पेरिफेरल मैकेनिज्म होता है. Now we come to the specific disease which is systemic lupus erythematosus. ठीक है, systemic lupus erythematosus, इसको कई बार lupus भी कहते हैं या जनरली शॉर्ट में SLE कहते हैं. SLE is systemic lupus erythematosus. Definition of SLE: SLE is a prototype of an autoimmune multi-system disease. ठीक है, इट्स अ प्रोटोटाइप ऑफ ऑटोइम्यून मल्टी सिस्टम डिजीज. अब हमने देखा कि लोकलाइज होती हैं या ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं. तो ऑर्गन स्पेसिफिक हम जो जो ऑर्गन पढ़ते जाएंगे सिस्टमिक पैथोलॉजी में उसके अंदर कवर हो जाएंगी, है ना. और जो मल्टी सिस्टम का प्रोटोटाइप हम SLE पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो it is a prototype of autoimmune multi-system disease, है ना. It's a systemic disease or multi-system disease of varied manifestation. अब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं तो मैनिफेस्टेशंस भी वेरीड होंगे, है ना. बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, सो द डिजीज हैज वेरीड मैनिफेस्टेशंस, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मैनिफेस्टेशंस होंगे एंड वेरिएबल बिहेवियर. कई लोगों में कुछ साल में ठीक हो जाती है, कईयों में चलती रहती है, जिंदगी भर चलती है. सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल. यू कांट से कि भाई मेरा क्या प्रोग्नोसिस है जैसे हम लोग बताते हैं. सो it is unpredictable, remitting and relapsing disease of acute or insidious onset. So एक एक वर्ड का मीनिंग है. अनप्रिडिक्टेबल है, रेमिटिंग, रिलैप्सिंग. कभी कभी रेमिटिंग हो जाती है, कभी रिलैप्स हो जाती है ना. पेशेंट सोचता है कि मैंने इस डॉक्टर को दिखाया था तो मेरी ठीक हो गई, है ना. ये इतने सारे डॉक्टर्स तो नहीं ठीक कर पाए, पर इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने ठीक कर दी, क्योंकि इट्स अ रेमिटिंग रिलैप्सिंग डिजीज. कभी एग्जैजरेट हो जाते हैं, कभी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं, कभी पेशेंट ठीक फील करता है. सो इट इज अनप्रिडिक्टेबल रेमिटिंग रिलैप्सिंग डिजीज ऑफ अक्यूट और इंसीडियस ऑनसेट. अक्यूट मीन्स एकदम इमीडिएटली डिजीज हुई, बहुत ही अक्यूट का प्रेजेंटेशन हुआ, और इट कैन बी अ ग्रेजुअल ऑनसेट, है ना. So it can be acute or insidious, means कि gradual onset हो सकता है इसका. That may be involve virtual any organ of the body. और principally कौन से affected होते हैं? Skin, joints, kidney, heart and serosal membrane. These are the 5 organs which are principally affected. कौन कौन से होते हैं? Skin, joints, kidney, heart and serosal membrane. So it's a multi-system autoimmune disease, है ना. because it's a multi-system disease, it has varied manifestations. किसी की किडनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, किसी की स्किन ज़्यादा इन्वॉल्व है, so it has varied in varied behavior. It is unpredicting. कोई नहीं कह सकता कि जो है 4 साल बाद क्या होगा, अक्यूट हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी, स्किन में लीजन्स होंगे. सो अनप्रिडिक्टेबल, रेमिटिंग, रिलैप्सिंग, थोड़े दिन बहुत सीवियर हो जाती है, कभी माइल्ड हो जाती है, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है. सो रेमिटिंग रिलैप्सिंग डिजीज ऑफ अक्यूट और इंसीडियस ऑनसेट दैट मे बी इन्वॉल्व एनी वर्चुअली एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. और प्रिंसिपली ये 5 चीज़ें होती हैं: स्किन, जॉइंट्स, किडनी, हार्ट एंड सीरोसल मेम्ब्रेन. एपिडेमियोलॉजी में इट्स अ फेयरली कॉमन डिजीज.
prevalence is 1 case in 2,500 persons. Strong female preponderance है. Female to male ratio is 9:1. So there is strong female preponderance. 1 in 700 women of childbearing age. जो childbearing age है उसमें फीमेल्स में होती है. ठीक है, फीमेल प्रिपॉन्डरेंस है और ब्लैक्स में ज़्यादा कॉमन होती है. एंड 90% फीमेल्स आर ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज. 90% females are of childbearing age. Etiology multifactorial है, can be categorized under following headings. Immunological हो सकता है, genetic हो सकता है, hormonal हो सकता है, environmental हो सकता है. प्लीज आप लोग को नहीं पढ़ना है तो मत पढ़े. प्लस डोंट डिस्टर्ब अदर्स एंड इवन आई गेट डिस्टर्ब इफ यू टॉक. तुम लोग बड़े बच्चे हो, कोई नर्सरी के बच्चे नहीं हो, है ना. और हर लेक्चर में मुझे ये बार बार ये तुमको समझाना. यू आर अडल्ट, है ना. वुड बी डॉक्टर्स हो, अभी 1-2 साल में डॉक्टर बन जाओगे. सो डोंट डिस्टर्ब द क्लास. So etiology multifactorial है. It can be immunological, genetic, hormonal and environmental. Immunological factors. तो immunological factors में defective elimination of self-reactive B cells leading to failure of self-tolerance in B cells. ठीक है, ये हम लोग ने देखा ही था कि कैसे प्रोड्यूस होती है डिजीज. डिफेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स, है ना. CD4 helper T cells specific for nucleosomal antigens escape tolerance and help in production of antibodies. You know, B cells require T cell help for forming antibodies. So अगर CD4 helper T cells भी जो है they escape tolerance, so they help in production of auto antibodies. तो B cell जो self tolerance उसमें नहीं रहे, या T cell help जो होती है वो सेल्फ टॉलरेंस की, वो टी सेल जो है वो हेल्प करें अगेंस्ट द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल्स. फिर न्यूक्लियर डीएनए एंड आरएनए इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स बाय एंगेजिंग टीसीआर प्रोड्यूसिंग एंटी न्यूक्लियर ऑटो एंटीबॉडीज. Sustained presence of autoantigens by increased apoptosis, impaired clearance of apoptosis. इसकी वजह से जो है ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं. Circulating immune complexes are observed which may deposit in kidney, lungs, skin and other tissues leading to inflammation and tissue damage by fixation and activation of complement system. ये तुम लोग को याद है, type 3 type of hypersensitivity reaction which is mediated by immune complexes, है ना. तो immune अगर एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन अगर एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे. इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होंगे एंड दे कॉज कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और उसके साथ टिश्यू डैमेज होता है ना. दीज आर हार्मफुल. जो ऑटो इम्यून डिजीज है उनमें टिश्यू डैमेज होता है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी टिश्यू डैमेज होता है. सो ऑटो इम्यून डिजीज में पर्टिकुलरली SLE में क्या होता है, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं और बाय टाइप 3 मैकेनिज्म दे आर डिपॉजिटेड इन किडनी, लंग, स्किन एंड अदर टिश्यूज लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू डैमेज. Anti-nuclear antibodies. ANA is anti-nuclear antibodies are directed against several nuclear antigens and can be grouped into 4 categories: antibodies to DNA, antibody to histone, antibodies to non-histone protein bound to RNAs and antibodies to nuclear antigen. For particularly जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज होती हैं और एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज. अब तुम लोग तो वार्ड में जाने लगे होगे, तुमने अगर कोई पेशेंट देखा हो तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज आर डायग्नोस्टिक ऑफ SLE. So several techniques are used to detect ANA or anti-nuclear antibodies. Clinically, the most commonly used method
is indirect immunofluorescence, which detect antibodies reactive with a variety of nuclear antigens, including DNA, RNA, and proteins. The pattern of nuclear fluorescence suggests the type of antibody present in patient's serum. Autoantibodies in SLE, anti-nuclear antibodies, best screening test positive in more than 95% of patients. ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है 95% ऑफ केसेस। अगर कोई चाइल्ड बेयरिंग एज की है ना, लाइक 20 to 40 ईयर्स की फीमेल आती है विद जॉइंट पेन, या जिसके स्किन रैश है, या जिसके किडनी में प्रोटीन आ रहा है, तो उसके पहला उसके इन्वेस्टिगेशंस में, जो लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस में है, वो क्या होता है, एएनए कराते हैं। कई बार पेशेंट को एनीमिया होता है तो भी जो है फिजिशियन जो है एएनए लिखता है ना, जॉइंट पेन होता है या एनीमिया है या स्किन रश है तो एएनए कराते हैं। सो अगर एचएलई है तो जो है more than 95% पेशेंट्स में एएनए पॉजिटिव आता है। एएनए इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब कि वो पॉजिटिव है, पर आप एएनए पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि जो है ये एसएलई है। उसके लिए क्या कराना होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी का हाई आईजीजी एंटीबॉडीज टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर स्पेसिफिक फॉर एसएलई। कई बार जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज एसएलई में होती है, तो एसएलई की डायग्नोस्टिक इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज। इसके अलावा एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक फॉर एसएलई, एसएसए एंटीबॉडी, एसएसए बी एंटीबॉडी, और एसएसबी एंटीबॉडी इज एसोसिएटेड विद दिस डिक्रीज रिस्क फॉर नेफ्राइटिस। एंटी आरएनपी एंटीबॉडीज होती है, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज होती हैं। तो बहुत ही तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं एसएलई में, पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर ANA positive and anti-double stranded DNA positive। एंटी-फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एंटी इरिथ्रोसाइट एंटीबॉडीज होती हैं। एंटी इरिथ्रोसाइट एंटीबॉडीज होती हैं, वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, बाय डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज होती हैं एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब हम लोग इटियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। SLE is multigenic disease. 20% of clinically unaffected first degree relatives of SLE patients reveal autoantibodies. High rate of concordance, 25% in monozygotic twins as compared to dizygotic twins. Lupus patients have inherited deficiencies of early complement components, which impairs removal of circulating immune complexes by mononuclear phagocytic system favoring tissue deposition। अब जो है इसमें हमने देखा कि इट्स लाइक टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, है ना। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होते हैं। अब डिपॉजिट कब होते हैं, जबकि उनको जो फेगोसिटिक सिस्टम है वो नॉर्मल मैकेनिज्म तो है, दे आर रिमूव बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, है ना। ये बात पता है ना तुम लोग को कि एंटीजन कैसे बॉडी डील करती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड इम्यून complex is engulfed by the reticuloendothelial system. That's how the antigen is removed. That's the physiological process. But we don't know. मैंने तुमको बताया था the type 3 hypersensitivity, but we don't know why in some patients they are deposited, है ना। बताया था, याद है तुम लोग को, है ना। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होते हैं। तो अगर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी ऑफ अर्ली कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं और जो है रिमूवल ऑफ सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स बाय मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सिस्टम जो है इम्पेयर्ड हो जाता है, तो टिश्यू डिपॉजिशन होता है। ऑब्वियसली अगर नहीं रिमूव होगा
phagocytic system से the immune complex will be deposited. Alleles of HLA-DQ locus have been linked to the production of anti-double-stranded DNA and anti-Smith and anti-phospholipid antibodies. हम लोग ने जब HLA पढ़ा था तब मैंने बताया था कि HLA and disease association. So this is alleles of HLA-DQ locus have been linked to production of anti-double-stranded DNA antibodies. Environmental factors में there is UV light, drugs like hydralazine, procainamide, D-penicillamine, tobacco smoking, exposure to silica increases the risk. Infection with Epstein-Barr virus and CMV also is responsible environmental factor. Hormonal factor, female preponderance है, female is to male ratio 9:1 है. So SLE is 9 times frequent in women than in men. Genes on X chromosomes that influence SLE tracks one may play a role in gender predisposition. Or women exposed to estrogen containing oral contraceptives, hormone replacement have an increased risk of developing SLE. इसके अलावा Klinefelter syndrome also. Patients with Klinefelter syndrome have an increased risk of SLE. अब clinical features of SLE में constitutional हो सकते हैं, fatigue, fever, weight loss, मस्कुलोस्केलेटल हो सकते हैं, आर्थराइटिस होती है, स्किन में बिल्कुल बटरफ्लाई रैश होती है, वैस्कुलर में रेनॉट्स डिजीज हो सकती है, रीनल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं, पल्मोनरी हो सकते हैं, कार्डियक हो सकते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियल, हेमेटोलॉजिकल और न्यूरोसाइकियाट्रिक. सो वर्चुअली एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व. ठीक है, हमने देखा था 5 ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं. क्या क्या होते हैं? स्किन, और क्या था? किडनी होता है, जॉइंट्स होते हैं, हार्ट होता है और सीरोसल मेम्ब्रेन होता है. बाकी वर्चुअली एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व. Now we come to dermatological manifestations. इसमें बटरफ्लाई रैश होती है, मैक्यूलोपैपुलर इरप्शन होते हैं, डिस्कॉइड ल्यूपस हो सकता है, नॉन सप्यूरेटिव पैनिकुलाइटिस. पैनिकुलाइटिस जो है जो स्किन के नीचे फैट होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसको पैनिकुलाइटिस कहते हैं. वेस्कुलाइटिक स्किन लीजन हो सकते हैं, लाइविडो रेटिकुलरिस हो सकता है, पर्प्यूरिक लीजन्स हो सकते हैं, एलोपीसिया इज लॉस ऑफ हेयर और ओरल अल्सर्स होते हैं. दिस इज मैलर रैश जो है बिल्कुल डायग्नोस्टिक होता है. फिक्स्ड एरिथीमा, फ्लैट और रेज्ड ओवर द मैलर एमिनेंस टेंडिंग टू स्पेयर द नेजोलेबियल फोल्ड. अगर इस टाइप की रैश है तो यू इमीडिएटली थिंक ऑफ SLE, है ना. इसके अलावा जो है डिस्कॉइड रैश भी हो सकती है ना, मैलर रैश हो सकती है, ये बटरफ्लाई रैश या मैलर रैश हो सकती है, मैक्यूलोपैपुलर इरप्शन हो सकता है और रेनॉट फिनोमेना होता है. फिर हिस्टोलॉजी. अब स्किन में लीजन हो गए. हिस्टोलॉजी मीन्स कि जो सेक्शन स्किन की जो बायोप्सी होती है, इट इन्वॉल्व्स द एरिया show vacuolar degeneration of basal layer of epidermis, injury to basal keratinocytes and inflammation dominated by T lymphocyte at dermoepidermal junction and around blood vessels and dermal appendages. Dermis में variable edema, perivascular inflammation is seen, vasculitis with fibrinoid necrosis is seen. हमेशा जब भी autoimmune disease में वो नेक्रोसिस होता है तो इट्स फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. जैसे टीबी में हम कहते हैं केजियस नेक्रोसिस, तो ऑटोइम्यून डिजीज में जो नेक्रोसिस होता है दैट इज नोन एज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, वेस्कुलाइटिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस. अब हमने देखा कि स्किन में तो रैश होती है, मैलर रैश हो सकती है ना. Up it comes next comes the musculoskeletal manifestations.
People with SLE have intermittent polyarthritis characterized by soft tissue swelling and tenderness in joint, not associated with joint deformities, erosion of synovial membrane, and destruction of articular cartilage, such as occurs in rheumatoid arthritis. There is non-specific inflammatory cell infiltrating synovial membrane. अब जो है जॉइंट पेन काफी कॉमन होता है इन SLE, है ना, बट एक दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, डिफॉर्मिटीज होती है ना, डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं और इरोजन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ये इसमें नहीं होता है, इसमें दो जॉइंट पेन होता है और देयर इज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स, बट कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो जैसे पेशेंट्स ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हाथ पाँव ना बिल्कुल जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। आजकल तो इतना यू डोंट सी दैट मैनी पेशेंट्स विद डिफॉर्मिटीज, क्योंकि हम लोग स्टेरॉइड्स दे देते हैं। अगर नॉर्मल उसका नेचुरल कोर्स रहे डिजीज का, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटीज होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, whereas this does not happen in SLE. SLE में दो joints are involved, but खाली synovial membrane is infiltrated by inflammatory cells, but there is no destruction of articular cartilage, है ना। तो जो morbidity नहीं produce होती joint में, whereas in contrast to other autoimmune disease, other systemic autoimmune disease, which is rheumatoid arthritis. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो जो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इतना सीवियर नहीं होता है ना, दैट इज दिस इज टू डिफरेंशिएट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लंग्स में जो है प्लूराइटिस होती है विद और विदाउट प्लूरल फ्यूजन, acute pneumonitis हो सकती है एंड लाइफ थ्रेटनिंग मैनिफेस्टेशन, इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस होता है, श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम हो सकता है, इंट्राएल्व्यूलर हेमरेज हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस होती है। पेरिकार्डाइटिस किस तरह की होगी, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगी, मायोकार्डाइटिस होगी, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मायोकार्डियम विद मोनोन्यूक्लियस सेल्स। वैल्वुलर डिजीज कॉमन है। मैं वैसे ही बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग नहीं पढ़ना चाह रहे और मुझे पढ़ाना है ना। पूरा 1 घंटा तुम्हारा दिमाग चाटना है तो मैं तो बिल्कुल दिमाग बोलते जाऊंगी। तुम अगर सुन लोगे तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज बैठना तो है ही तुमको अटेंडेंस के लिए, है ना। तो माइट एज वेल सुन लो। तो वैल्वुलर डिजीज, अब हार्ट में हमने देखा मायोकार्डाइटिस भी हो सकती है। वैल्वुलर डिजीज, वैल्वुलर मीन्स के हार्ट के वेल्व्स इन्वॉल्व हैं, primarily of the mitral and aortic valves, manifesting as diffuse leaflet thickening, vegetations associated with dysfunction, stenosis भी हो सकता है, regurgitation हो सकता है, systolic and diastolic murmur may be found. Association between valvular disease and anti-phospholipid antibodies is seen. Valvular endocarditis, वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस को SLE में क्या कहते हैं, लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस, लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस। समटाइम्स यू गेट अ शॉर्ट नोट ऑन लिबमेन सैक एंडोकार्डाइटिस इज नॉन बैक्टीरियल वेरुकस endocarditis, NBTE, non-bacterial thrombotic endocarditis. Liebman sac endocarditis is the form of single, multiple 1 to 3 millimeter warty deposit on any heart valves. Vegetation of cardiac valves that are sterile and does not show any sign of infection. Sterile vegetations होते हैं, कई बार वेजिटेशंस पे आ जाता है, वेजिटेशंस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑन
वेल्व, माइट्रल वेल्व, सेट से क्वेश्चन आते हैं। तो लिबमेंस एक एंडोकार्डाइटिस का तुमको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा कि दीज आर नॉन बैक्टीरियल वेरुकस एंडोकार्डाइटिस होता है। इसमें वॉटी डिपॉजिट्स होते हैं। हीलिंग लीड्स टू फाइब्रोसिस, स्कारिंग एंड कैल्सिफिकेशन। वेरुका कैन फ्रेगमेंट कॉजिंग सिस्टमिक एम्बोलाई। ठीक है। सो वेल्वुलर या लिबमेंस सैक एंडोकार्डाइटिस होती है। तुमने देखा मायोकार्डाइटिस होती है और वेल्वुलर एंडोकार्डाइटिस होती है, जिसे लिबमेंस सैक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। इसमें स्टेराइल वेजिटेशन होते हैं, या इसको नॉन बैक्टीरियल वेरुकस एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, जिसमें कि वॉटी डिपॉजिट्स होते हैं। वॉटी की हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं विच आर स्टेराइल, है ना। दीज आर नॉट इन्फेक्टेड, है ना। स्टेराइल का ऑपोजिट क्या होता है? इन्फेक्टेड। तुम लोग ने पढ़ा होगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में। तो दीज आर स्टेराइल एम्बोलाई, sterile vegetation, or they don't show any sign of infection. So myocarditis और लिबमेंसेक एंडोकार्डाइटिस होती है। ये है डायग्राम जिसमें कि लिबमेंसेक एंडोकार्डाइटिस है। SLE can be associated with endocarditis. Shown here is libmensec endocarditis, in which there are many flat radish stem vegetations spreading over mitral valve and chordae. ये mitral valve और chordae पे ये vegetation, these are 1 to 3 millimeter warty hard deposits, and these are sterile vegetation. Coronary heart disease. Risk factors include hypertension, obesity, hyperlipidemia, accelerated atherosclerotic process with myocardial infarction as a cause of death in 3 to 30% of patients. तो SLE में MI भी हो सकता है। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है? देयर इज इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियम, है ना। इस्कीमिया क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, है ना। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। Young patients with long-standing disease or treated with corticosteroids. Risk factor for atherosclerosis include C-reactive protein, fibrinogen, interleukin-6, and anticardiolipin antibodies. Hematological manifestations. अब हम लोग ने फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट्स अ मल्टी सिस्टम डिजीज विद प्रोटियन मैनिफेस्टेशन, विद डिफरेंट ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, हार्ट के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, लंग के भी हो सकते हैं, किडनी के भी हो सकते हैं, स्किन के भी हो सकते हैं। तो हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में most frequent hematological manifestation is normocytic normochromic anemia reflecting chronic illness. ठीक है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। तो कई बार हम लोग लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर ने ओवर प्रिस्क्राइब किए हैं, फिजिशियन ने ओवर प्रिस्क्राइब किए हैं। कई बार कॉज ऑफ एनीमिया नहीं पता चलता तो ANA भी कराते हैं, क्योंकि SLE is also a cause of anemia. So most frequent hematological manifestation is normocytic normochromic anemia reflecting chronic illness. Pathogenesis include medications, infection, renal insufficiency, autoimmune hemolysis with positive Coombs test. Red cell aplasia due to antibodies against erythrocyte progenitors can be rarely seen. एनीमिया हुआ, उसके अलावा ल्यूकोपीनिया हुआ। ल्यूकोपीनिया क्या हुआ कि जब वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाती है ना। तो ल्यूकोपीनिया इज ऑल्सो सीन, लिम्फोपीनिया इज ऑल्सो सीन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है, जबकि प्लेटलेट काउंट 1 लाख से 1.5 लाख से कम के बीच में होती है। और ये जनरली देखा गया है इन 25 to 30% केसेस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। काउंट इज ऑन द platelet count is on the lower side. Causes can be immune mediated platelet destruction due to medications or increased platelet consumption due to microangiopathic hemolytic anemia or hypersplenism.
नाउ वी कम टू रीनल मैनिफेस्टेशन. ठीक है. सो कौन से पेशेंट में क्या इन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. सम पेशेंट्स कम गो टू द स्किन डिपार्टमेंट विद द रैश, है ना. दे थिंक ये रैश है और तो दे गो टू स्किन में. रीनल मैनिफेस्टेशंस वाले हैं तो किडनी वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे. कुछ ऑर्थोपेडिक्स में जाएंगे टू शो देयर जॉइंट्स, है ना. सो इट हैज वेरिड मैनिफेस्टेशंस. So now we see कि रीनल मैनिफेस्टेशन जो किडनी इन्वॉल्व होती है उसे हम लोग कहते हैं ल्यूपस नेफ्राइटिस. ल्यूपस नेफ्राइटिस अफेक्ट्स अप टू 50% ऑफ SLE पेशेंट्स. Principal mechanism of injury is immune complex deposition in the glomeruli. और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ डिपॉजिट होता है. ट्यूब्यूलर और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है. ब्लड वेसल्स में होता है. इम्यून कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ DNA and anti-DNA antibodies. Other antigens like histones have also been implicated. ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस. इसमें क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है. 1 में जो है मिनिमम मीसेंजियल ल्यूपस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, मिनिमल होती है ना. और क्लास 2 में मीसेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है. क्लास 3 में फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है. सीवियरिटी बढ़ती जाती है ना. क्लास 4 में डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलाई. क्लास 5 जो है मेम्ब्रेनस होती है और क्लास 6 जो है वो एडवांस स्क्लेरोटिक होती है. गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं. नॉसिया हो सकता है. एब्डोमिनल पेन हो सकता है. पेरिटोनाइटिस हो सकती है. वेस्कुलाइटिस हो सकती है. ल्यूपस हेपेटाइटिस हो सकती है. Now these are the ACR criteria या अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी क्राइटेरिया होते हैं. तो इसमें ACR क्राइटेरिया में वही मैलर रैश हो सकती है, डिस्कॉइड रैश हो सकती है, फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकते हैं, सिरोसाइटिस हो सकती है, रीनल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी. ठीक है. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराएंगे. एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होगा. यूरिन एनालिसिस, हेमेच्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, ग्रैनुलर कास्ट. ANA is the best screening test, positive in more than 95% of patients. एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकती है. फिर RNA एसोसिएटेड एंटीबॉडीज हो सकती है. एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, SSA B एंटीबॉडी, एंटी RNP एंटीबॉडीज, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज. इसके अलावा जो है जो पुराने एग्जामिनर्स होते हैं वो एली सेल बहुत पूछते हैं. कई बार हम लोग जब देखते हैं कि वाइवा के समय तुम सारा एस्पेक्ट पढ़ के आए हो एंड विल आस्क यू कि एली सेल फिनोमिना क्या होता है. तो एली सेल पढ़ लेना डिटेल में. जब एंड आजकल जो है ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज रेडीली अवेलेबल टेस्ट है. पहले थोड़े से 20-25 साल पहले जब ANA नहीं अवेलेबल होता था तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज की जगह हम लोग एली सेल करते थे. तो एली सेल जो है वो एली सेल इज अ न्यूट्रोफिल दैट हैज एनगल्फ्ड द एंटीबॉडी कोटेड न्यूक्लियस ऑफ अनदर न्यूट्रोफिल. इसको इसमें जो है हम लोग बहुत शेक करते हैं और जो ब्लड को और बीट्स वगैरह डालते हैं तो कुछ न्यूट्रोफिल्स आर ब्रोकन, उनका न्यूक्लियस अलग हो जाता है तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज उनको कोट कर लेती है ना. ये जो होमोजीनियस मटेरियल है दैट इज न्यूक्लियस ऑफ वन न्यूट्रोफिल कोटेड विद एंटीबॉडीज और इसको जो इंटेक्ट न्यूट्रोफिल है वो इंगल्फ कर लेता है ना. तो एली सेल फिनोमिना इसको एली सेल कहते हैं. और पहले ये बहुत हम लोग अपनी लैब्स में भी करते थे. मैंने महात्मा गांधी में भी यहाँ पे किया है, पहले लिखते थे. अब बट आजकल कोई नहीं करता बिकॉज वी हैव बेटर टेस्ट है ना. एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है वो काफ़ी सारे पेशेंट में अब इकट्ठा एक
ELISA टेस्ट या फ्लोरेसेंस immunofluorescence टेस्ट हो जाता है. So we don't do any cell, but जो है एग्जाम में कई बार जो पुराने एग्जामिनर्स हैं वो देते हैं एनी सेल, है ना, एंड वाइवा रीड एली सेल ऑल्सो. एक इम्पॉर्टेंट ऑल्सो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. ये तुम लोग ने जब हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर था तब भी पढ़ा होगा. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि दिस इज इम्पॉर्टेंट. एप्ला लोग काफी बात करते हैं. सो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इट इज एन auto antibody mediated hypercoagulable state characterized by recurrent arterial or venous thrombosis or pregnancy morbidity. However, in vitro these antibody interfere with assembly of phospholipid complexes and thus inhibit coagulation. जब हम लोग बॉडी के बाहर करते हैं तो जो है ये कोएगुलेशन नहीं होता, तो बॉडी के अंदर हाइपर coagulable state हो जाती है. There is presence of high titers of circulating antibodies directed against phospholipids, particularly cardiolipin के against होती हैं. एप्ला में occur alone or in association with lupus, है ना. So एप्ला syndrome is also important आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, और ये तुमने डिटेल में हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा, पर एक्चुअली में होता है, इसलिए वे आर रिकैप्चुएटिंग. थैंक यू.